हाय गाइस, पिछले वीडियो में हमने बात की सेंट्रल बैंक के बारे में कि जिसका काम क्या है कि पूरे देश में बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना, सब कुछ चेक करना कि वॉल्यूम ऑफ मनी है, उसका कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, सब कुछ कंट्रोल कौन करेगा? सेंट्रल बैंक करेगा। फिर हमने देखा कि सेंट्रल बैंक के दोस्तों दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक होता है मॉनेटरी फंक्शन, एक होता है नॉन मॉनेटरी फंक्शन। मॉनेटरी फंक्शन में क्या आएगा? सबसे पहले वो नोट्स प्रिंट करेगा, तो करेंसी इश्यू, वो नोट्स प्रिंट करके मैंने 3 फोटोज दिए थे, एक मोदी जी का फोटो था, एक बैंक का फोटो था और एक डॉलर का फोटो था। मोदी जी के फोटो से बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंक के फोटो से बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, फिर फॉरेन करेंसी के फोटो के ऊपर से कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंजेस। और ये सब कुछ क्यों करता है? टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ क्रेडिट इनटू द इकोनॉमी। तो पांचवा फंक्शन था क्रेडिट कंट्रोल। ये थे सारे आरबीआई के मॉनेटरी फंक्शंस जो पैसों से रिलेटेड थे। आज जो फ्रेंड्स बात करने वाले हैं, दे विल बी द नॉन मॉनेटरी फंक्शंस ऑफ द आरबीआई। हर चीज पैसों से रिलेटेड नहीं होती, कुछ काम आरबीआई ऐसे भी करता है कि जहां से इकोनॉमी को बेनिफिट हो, लोगों का फायदा हो, बैंक सही ढंग से काम करे, पैसा इन्वॉल्व नहीं है डायरेक्टली। At the end of the day, everything is linked with money, but yes, direct involvement with money is not there in the non-monetary functions. So friends, now we are discussing the 3 non-monetary functions of Reserve Bank. Again, can be asked for 2 or 3 marks. ठीक है? The first one is regulatory. रेगुलेटरी मतलब देखो, तुम लोगों ने 2 चीजें सुनी होगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस मतलब कायदे जो बनाए गए हैं। आरबीआई ने सारी बैंक्स के लिए, सारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए कुछ कायदे बनाए कि तुम लोगों को इस तरह से काम करना है, इस तरह से काम नहीं करना है। तो आरबीआई ये चेक करेगा कि मैंने जो बोला वो तुम लोगों ने किया या नहीं किया। सो फर्स्ट वन इज रेगुलेटरी फंक्शंस। सेकेंड इज सुपरवाइजरी फंक्शन। अभी तुम लोगों ने ओसी में पढ़ा होगा कि एक लेबरर होता है, लेबरर क्लास होती है कि जो छोटा मोटा काम करती है। अभी वो काम बराबर कर रही है कि नहीं कर रही है, उसको चेक करेगा या तो फोरमैन या तो कोई मिडिल लेवल का मैनेजर चेक करेगा। अभी चेक करेगा, उसको क्या बोलते हैं? सुपरवाइज करना, कि वो बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तुम लोग एग्जाम लिख रहे हो, ठीक है, तो हम लोग सुपरवाइज करेंगे कि तुम लोग कॉपी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सो इट इज अबाउट सुपरविजन। तो आरबीआई भी सुपरवाइज करेगा। अब ये आरबीआई लेबरर को सुपरवाइज नहीं करेगा, बच्चों को सुपरवाइज नहीं करेगा। आरबीआई सुपरवाइज किसको करेगा? आरबीआई सुपरवाइज करेगा बैंक को। सो द रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई विल बी विथ रेफरेंस टू बैंक्स, कि बैंक बराबर काम कर रही है नहीं कर रही, बैंक किस तरह से काम कर रही है। सो इट विल ऑल बी अ पार्ट ऑफ रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है? आरबीआई सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ एंटायर फाइनेंशियल एंड मनी मार्केट। देखो, एंटायर फाइनेंशियल एंड मनी मार्केट, फाइनेंशियल और मनी मार्केट का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है दोस्तों बैंक। देखो, फाइनेंशियल और मनी मार्केट मतलब जहां पैसा इन्वॉल्व है वो सब आ गया, एक आ गया बैंक। दोस्तों इसके साथ दूसरा एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसको कहते हैं एनबीएफसी। एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अभी यहां पर तुम लोग डिपॉजिट नहीं करवा सकते और वो सारी चीजें जो एटीएम वगैरह जो बैंक फैसिलिटीज देती है, एनबीएफसी नहीं दे सकती। बाकी लोन्स तो एनबीएफसी भी देती है। और आज की कंडीशन में ऐसा है कि एनबीएफसी में इतनी तुम लोग को छूट छाट मिलती है कि लोग एनबीएफसी से लोन लेना ज्यादा पसंद करते हैं, भले इंटरेस्ट रेट 1-2% ज्यादा हो। एनबीएफसी मतलब ग्रुप फाइनेंस है, डीएचएफएल है, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, बहुत सारी एनबीएफसी है और बहुत अच्छा धंधा भी ये लोग कर रही है। तो आरबीआई एंटायर फाइनेंशियल और मनी मार्केट में बैंक को तो सुपरवाइज करेगा ही, साथ में एनबीएफसी पे भी थोड़ा बहुत वॉच रखेगा आरबीआई। क्यों? क्योंकि ये भी फाइनेंशियल और मनी मार्केट का ही कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है? तो आरबीआई का कंट्रोल बैंक पे ज्यादा होगा क्योंकि बैंक्स आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ आरबीआई, लेकिन एनबीएफसी पे भी थोड़ा बहुत रेगुलेशन तो आरबीआई का होगा ही। ठीक है? Which include branch expansion. ब्रांच एक्सपांशन मतलब बैंक नई नई ब्रांचेस एस्टैब्लिश कर रही है, तो वो सब कुछ प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड मेथड्स ऑफ वर्किंग ऑफ शेड्यूल्ड बैंक्स। मेथड्स ऑफ वर्किंग मतलब किस तरह से कामकाज वहां पे हो रहा है। ठीक है? वर्किंग ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इज ऑल्सो इंक्लूडेड। एनबीएफसी किस तरह से काम कर रही है वो भी आ गया। बैंक नहीं है फिर भी वो आरबीआई के कंट्रोल में क्यों आ रहा है? बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ एंटायर फाइनेंशियल एंड मनी मार्केट। फ्रेंड्स, NBFCs are not under the direct control of RBI, but still they are under an obligation to obtain a license from RBI. इनको RBI से लाइसेंस लेना है and they have to follow limited regulations that RBI imposes on them. इनके ऊपर कंडीशंस कम होंगी, बैंक पे ज्यादा होगी, तो बैंक को ज्यादा मगजमारी है, इनको कम है, पर इनको भी RBI के कायदों का पालन तो करना ही करना है, वरना इनका भी लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। ठीक है? एंड ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है?
कोऑपरेटिव बैंक्स का भी पूरा वर्किंग आरबीआई चेक करेगी, बीएमसीबी, बीसीसीबी। अभी दोस्तों हर साल है ना आरबीआई का बैंक में ऑडिट आता है, आरबीआई खुद जाके ऑडिट करता है कि बैंक के अंदर सब कुछ बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है, वो होता है। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट का ब्रांचेस का ऑडिट आता है, फिर सेंट्रल ऑडिट होता है, जैसे कि एसबीआई है तो एसबीआई फॉर द इंडिया एज अ होल भी ऑडिट होगा। अभी वो जो ऑडिट रिपोर्ट होगा सीए करके देगा, उसका रिपोर्ट आरबीआई के पास जाएगा, आरबीआई वो भी देखेगा कि काम बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो एवरीथिंग विल बी अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन और कंट्रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई देखेगा ही कि बैंक का काम बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। सेकेंड इज प्रमोशनल फंक्शन। प्रमोशनल से मतलब है प्रमोशन करना। प्रमोशन मतलब यहाँ पे जॉब में तुम लोग मैनेजर से सीईओ बन रहे हो, वो प्रमोशन की बात नहीं है। यहाँ पे प्रमोशन का मतलब क्या है, मार्केटिंग करना। जैसे कि समझ लो देश में आज भी ऐसा बहुत सारा वर्ग है कि जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है लेकिन बैंक में अकाउंट नहीं है, ऐसा भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की में भी आता है कि लोग बैंकिंग सिस्टम के बारे में समझे, लोग बैंक्स में जाए, लोग बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करें, लोग बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करें, जिससे पूरी इकोनॉमी व्हाइट की तरफ मूव करे। देखो कोई भी ट्रांजैक्शन या तो कैश से होगा या तो चेक से होगा। अभी कैश से तुम ट्रांजैक्शन करो ना, उसमें तुमको जितनी मस्ती करनी है ना दोस्तों, जितनी मस्ती करनी है तुम कर सकते हो, जितनी करनी। समझ लो तुमने मेरे को 5 करोड़ रुपया कैश दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या मालूम पड़ेगा तुमने मेरे को कितना रुपया दिया, कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। तो 5 करोड़ रुपये पे मैं 1 रुपया भी टैक्स ना भरूं ना तो भी वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो 5 करोड़ सेटल करना मेरे को आना चाहिए। लेकिन एज अपोज टू इट, अगर तुम लोग मेरे को 5 लाख रुपया भी चेक से दे रहे हो तो मेरे को डिपार्टमेंट को दिखाना पड़ेगा कि ये 5 लाख कहां से आया, इसमें मेरी इनकम कितनी है, इस पे मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा। तो जहां पर कैश है वहां पर देश के लिए बुरा है, और जहां चेक आ गया वहां पे देश के लिए अच्छा है, ठीक है। प्रमोशनल फंक्शंस। इवन टुडे देयर आर मेनी पीपल इन इंडिया हु डू नॉट होल्ड अ बैंक अकाउंट। बहुत लोग हैं आज भी डरते हैं कि बैंक में पैसा डालेंगे। कुछ लोग तो सी आई एम गिविंग यू अ लाइव एग्जांपल, मेरे पास कुछ क्लाइंट आते हैं, बेचारों के पास कुछ पैसा नहीं होता है, डरते हैं कि भाई 50,000 रुपया या लाख रुपया मेरे पास टोटल पड़ा है, वो मैं बैंक में डालूंगा तो सरकार मेरे को पूछने आएगी ये पैसा तेरे पास कहां से आया। ऐसा नहीं होता है, बट स्टिल पीपल आर इलिटरेट, तो वो लोग डरते हैं, सीधी बात है। They depend on unorganized money market। अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट यानी तुम लोगों ने सुना होगा कि मार्केट में लोग पैसा ब्याज पे देते हैं, ब्याज पे। अभी उसमें जेन्युइन इंटरेस्ट रेट देखो, अब तुम लोग को मैं समझाता हूं। अगर तुम लोग बैंक से लोन लो ना, बैंक से लोन, तो तुम लोग हाउसिंग लोन लो, हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट रेट है 7% पूरे साल का। बाकी तुम लोग समझ लो सीसी वगैरह लोन लो, कैश क्रेडिट वगैरह, तो 9 to 10% जनरली इंटरेस्ट रेट होता है पूरे साल का। मतलब साल में 12 महीने आते हैं, तो ये 0.6% जैसा हो गया, ये 0.8% जैसा हो गया पर मंथ, ठीक है। अगर तुम लोग मार्केट से पैसा लेने जाओ किसी अनऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति से, तुम्हारे दोस्त से, तुम्हारे रिलेटिव से, किसी से पैसा लो, तो मिनिमम वो 1% महीने का ब्याज लेगा। तो कितना हो गया, 12%। ये तो तब की जब तुम पे उसको आंख बंद करके विश्वास हो। बाकी मार्केट में 1.5% इंटरेस्ट रेट चलता है, 2% इंटरेस्ट रेट चलता है, 1.5 का करो ना तो 18 to 24% हो गया। ये तो सारे जेन्युइन इंटरेस्ट रेट है। अपने पापा से पूछना कि पापा मार्केट में इंटरेस्ट रेट कुछ होता है, अपने को अगर किसी से पैसा ब्याज पे लेना है तो वो हमको 7% पे देगा, पापा बोलेंगे नहीं देगा। ये इस तरह से चलता है। और ये तो बहुत अच्छी बात मैं बोल रहा हूँ, 1, 1.5, 2% तो ब्याज भी इंटरेस्ट रेट है। कई बार कुछ खतरनाक लोग होते हैं ना, खतरनाक लोग मतलब कि जो मारपीट करके भी पैसा निकलवा सकते हैं। अभी मेरे जैसा बंदा है, वो किसी बेकार आदमी को पैसा नहीं देगा, लेकिन कोई पावरफुल व्यक्ति है जिसको मालूम है कि अगर तू पैसा नहीं देगा तो मैं तेरी टांगे तोड़ के पैसे निकलवा लूंगा, वो इतना इंटरेस्ट रेट भी लेता है। सर 10% तो जेन्युइन है। बैंक भी 10% बेटा सही है, लेकिन 10% पर मंथ, 10% ब्याज 1 महीने का, मतलब 1 साल में पैसा डबल से भी ज्यादा हो गया। ये भी चल रहा है मार्केट में बहुत। फिर इतने इंटरेस्ट रेट पे आदमी पैसा लेगा तो उसको फिर अल्टीमेटली सुसाइड ही करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ये चाहता है कि अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का रोल कम हो। अगर यहाँ पे लोग लूट जाएंगे और यहाँ पे लोगों के साथ कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, तो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से जितना ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में देश जाए उतना अच्छा है। फॉर देयर क्रेडिट नीड्स मतलब पैसा चाहिए, शादी है घर में, फिर समझ लो कहीं कुछ बिजनेस चालू करना है, बच्चे की पढ़ाई करवानी है, कुछ भी हो। अभी समझ लो बच्चा डॉक्टर बन रहा है, 50 लाख डोनेशन देना है, तो कहां से निकालेंगे, ठीक है। मेक बिजनेस रिलेटेड पेमेंट्स इन कैश रेदर देन बाय चेक्स, मतलब पैसा किस में दे रहे हैं, कैश में, चेक से नहीं दे रहे हैं। Owing to which it is difficult to know the exact value of transaction। अभी कैश में कुछ हो गया तो सरकार को कहां से मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ, समझ में आ रहा है।
taking place in the country and it becomes difficult to ascertain the exact value of money or to arrive at the actual figure of national income. मतलब अगर कोई ट्रांजैक्शन कैश में हुआ then government is not going to know that for what value has it taken place. तो ये मालूम नहीं पड़ा तो गवर्नमेंट को ये भी मालूम कैसे पड़ेगा कि कितनी इनकम हुई? अगर ये मालूम नहीं पड़ा तो ये भी मालूम नहीं पड़ेगा कि देश की नेशनल इनकम कितनी हुई। समझ में आ रहा है? Hence RBI tries to create banking awareness among people. लोगों के अंदर बैंकिंग को रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता है आरबीआई। एनकरेजेस ब्रांच एक्सपांशन इन रूरल एरियाज। ये बहुत मस्त पॉइंट है। कोई भी समझ लो कि बड़ी इंस्टीट्यूट है, जैसे कि मैं तुम लोगों को एग्जांपल देता हूं एलएन का। एलएन की ब्रांचेस कहां पे? कोटा में है, अहमदाबाद में है। अगर उसको समझ लो नई ब्रांच एस्टेब्लिश करनी है तो वो कहां पे करेगा? गुजरात में, सूरत में करेगा, वडोदरा में करेगा, बड़ौदा में करेगा, राजकोट में करेगा। क्या वो माधापर के अंदर ब्रांच एस्टेब्लिश करेगा? यू विल से नो। क्यों? क्योंकि वहां पे उसको ज्यादा स्टूडेंट्स ही नहीं मिलने वाले। तो बैंक क्या चाहता है कि देखो कोई भी बड़ी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है तो वो भुज में अपनी ब्रांच खोलेगी, गांधीधाम में ब्रांच खोलेगी, लेकिन तुम लोग उसको जाके बोलो कि तुम लोग समझ लो कोड़की में एक ब्रांच खोलो, तो उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, मालूम ही है कि वहां पे क्या बिजनेस मिलने वाला है उसको बड़ा। the bank is not going to get big business। पर आरबीआई क्या बोलता है कि तुम लोग रूरल एरिया में भी ब्रांच खोलो। अभी रूरल एरिया में बैंक की ब्रांच नहीं होगी तो लोग बैंकिंग कैसे करेंगे? अभी कोई समझ लो 25 किलोमीटर दूर भुज में कोई बैंक से ट्रांजैक्शन करने के लिए रोज धक्का नहीं खाने वाला है। तो आरबीआई इंसिस्ट कि बैंक रूरल एरियाज में भी ब्रांचेस खोले। अभी प्राइवेट बैंक नहीं करेगी क्योंकि प्राइवेट बैंक तो बोल देगी नहीं करना है, जाओ हो कर लो, हम क्यों मगजमारी में पड़े। लेकिन गवर्नमेंट बैंक करती है। छोटे छोटे विलेजेस में भी आज तुम लोग जाओ तो वहां पे बैंकिंग नेटवर्क है। एंड प्रमोट सेटिंग अप ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल। अभी ये कोऑपरेटिव बैंक का फंडा क्या है पता है? कोऑपरेटिव बैंक का फंडा क्या है? यहां पे समझ लो एक चीज हो गई डिपॉजिट, एक चीज हो गई लोन। मैंने तुम लोग को फर्स्ट वीडियो में बताया था कि डिपॉजिट पे 7% इंटरेस्ट रेट हो और लोन पे 10% इंटरेस्ट रेट हो तो 3% बैंक का स्प्रेड है। ठीक है। अभी कोऑपरेटिव बैंक का फंडा क्या है कि अपने पास 100 मेंबर है। अभी 100 में से 50 मेंबर ऐसे होंगे कि जिनके पास एक्सेस पैसा पड़ा होगा तो वो लोग डिपॉजिट कर देंगे, और 50 मेंबर ऐसे होंगे कि जिनके पास लोन की, जिनको पैसों की जरूरत होगी तो वो लोग लोन ले लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, इनको 1% ब्याज ज्यादा दे देंगे और इनसे 1% ब्याज कम लेंगे, तो इसका भी फायदा इसका भी फायदा। तो इनका फंडा क्या होता है कि प्रॉफिट नहीं कमाना है, अपने को अपने सारे मेंबर्स का वेलफेयर करना है। समझ में आ रहा है? तो कोऑपरेटिव बैंक्स आर फाउंड विद दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। दे आर नॉट टोटली कमर्शियल बैंक्स। हाँ, लेकिन करते तो वो लोग भी प्रॉफिट ही है। ये तो सिर्फ बातें हैं अच्छी अच्छी। ठीक है। It makes efforts to get more and more people under the organized money market। Unorganized से दूर होके कहां आ जाओ? Organized में आ जाओ। ठीक है। तो this is about the promotional functions where RBI tries to get more and more people under the banking system। Unorganized से वो लोग organized में शिफ्ट हो जाए जिससे पूरी इकोनॉमी कैश से ज्यादा चेक में आ जाए। ठीक है। थर्ड वन इज फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट, यहां पे इंक्लूजन शब्द पे खास ध्यान रखना। देखो देश में पिछड़ा वर्ग है एक, कि जिसको समझ लो कि लोन चाहिए तो उसको कोई लोन नहीं देने वाला है। समझ लो मुकेश अंबानी जाके बोलेगा 2000 करोड़ की लोन चाहिए तो बैंक उसको सामने से लोन देगा, लेकिन कोई गरीब बंदा है बेचारा, उसको 50,000 की लोन चाहिए तो बैंक उसको उसका मुंह देख के पैसा नहीं देगी। तो आरबीआई क्या चाहता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत देश का जो पिछड़ा वर्ग है, कि जो इतना इकोनॉमिकली डेवलप्ड नहीं है, जिसके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है, उनको भी लोन मिले। फार्मर्स को लोन मिले, छोटे बिजनेसेस को लोन मिले, जिससे उनका भी वेलफेयर हो, वो भी दिन ब दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इज अबाउट इंक्लूडिंग द बैकवर्ड क्लासेस इनटू द मेन स्ट्रीम इकोनॉमी। ठीक है। एंड डेवलपमेंट। इंडिया इज अ कंट्री विथ ह्यूज डिग्री ऑफ इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी मतलब कुछ लोग बहुत गरीब है, कुछ लोग बहुत अमीर है। एंड रूरल अर्बन डिवाइड, रूरल अर्बन ये तो मालूम है। एंड हेंस व्हेनेवर मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड चेंजेस कम about, it is necessary that people and economic units of all segment receive benefit of such changes। मैंने तुम लोग को है ना चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में समझाया था कि अगर देश की नेशनल इनकम बढ़ रही है और मेरी इनकम नहीं बढ़ रही तो मेरे लिए कुछ फायदा नहीं है। अगर देश का टॉप 1% ही पैसा कमा रहा है देन एट द एंड ऑफ द डे पीपल आर नॉट हैप्पी। तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि देश में अगर बड़ी चेंजेस आए तो उसका फायदा सबको मिलना चाहिए। सबको में मुकेश तो फायदा नहीं लेगा, लेकिन वो छोटा बंदा है उसको भी फायदा मिलना चाहिए। फॉर सच इंक्लूजन आरबीआई कंटिन्यूअसली मेक्स एफर्ट इन द बैंकिंग स्फीयर। बैंकिंग में आरबीआई बहुत कोशिश करता है कि ऐसा हो।
इट प्रोवाइड स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटीज टू प्रायोरिटी सेक्टर्स। प्रायोरिटी सेक्टर्स मतलब आरबीआई बोलता है कि यार ये सेक्टर्स हमारी प्रायोरिटी में, कि इसको तो तुम लोग आगे बढ़ाओ, लाइक एग्रीकल्चर, फार्मर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल मतलब जो जॉब नहीं करते, अपने बलबूते पर अपना छोटा बिजनेस चलाते हैं, ट्रेडिशनल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। अभी ये जो 4 नाम दिए इसमें से कोई बड़ा धंधा है नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़े धंधे का तो खुद वो अपना देख ही लेगा। यहां पे आरबीआई क्या कहता है कि प्रायोरिटी सेक्टर्स में छोटे बिजनेस आ रहे, इनको भी तुम लोग लोन लो। लाइक राइट नाउ इफ यू आर नॉट वेरी अवेयर, तो अभी देखो कोरोना की सिचुएशन थी तो क्या हुआ कि 2-3 महीने सारे बिजनेस बंद थे। तो अभी किसी की दुकान रेंट पे है तो उसका रेंट चढ़ गया होगा, छोटे मोटे 2-3 एम्प्लॉय उसका पगार देना बाकी, धंधा तो था नहीं 2-3 महीने, घर का खर्चा था, घर का रेंट था, कुछ ना कुछ बैंक की लोन का ईएमआई देना था। तो आरबीआई ने या पीएम मोदी ने एक अनाउंसमेंट की थी कि जितने छोटे बिजनेसेस है उन लोगों को 1 लाख रुपए की लोन दी जाएगी। कितने की लोन दी जाएगी? 1 लाख रुपए की लोन एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 2%। कितने रेट पे? 2% पे। 2% या 2.5% पे पूरे साल का ये इतना इंटरेस्ट रेट है। देखो जनरल रेट क्या है? 7-8%, ये 2% पे। बाकी का पैसा जो लॉस हो रहा था वो कौन बेयर करेगा? गवर्नमेंट बेयर करेगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि इन लोगों को 1-2 लाख रुपया मिले और ये लिमिट भी बढ़ा दी। अभी गवर्नमेंट ने ये लिमिट कर दी 2,50,000 और इंटरेस्ट रेट कर दिया 4% पूरे साल का। मतलब ये कितना चीप है। ये पैसा लेके अगर तुम बैंक में एफडी करवा लो ना तो भी तुम कमाओगे। ये क्यों किया? क्योंकि इन लोगों को छोटे छोटे बिजनेसेस को, देखो अभी मुकेश अंबानी है, रतन टाटा है, वो 2 लाख की लोन लेने नहीं जाने वाले, ये छोटे बिजनेसेस ही लेने वाले। छोटे बिजनेस के पास 2-2.5 लाख रुपया आएगा तो इकोनॉमी मूव करना चालू करेगी। वो अपने एम्प्लॉय को पैसा देगा तो एम्प्लॉय का घर चलेगा। अगर एक जगह पैसा नहीं आया तो पूरी इकोनॉमी बंद हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ऐसा बहुत कुछ करता है। एग्रीकल्चर को लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे लोन देगा, मुकेश अंबानी से कम रेट पे एक छोटे से फार्मर को लोन मिलेगी। क्यों? क्योंकि इट इज अ प्रायोरिटी सेक्टर इन द आईज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। इट ऑल्सो मेक्स एफर्ट्स टू इंक्रीज इंफॉर्मेशन फ्लो, लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचे, एंड एनहांस अवेयरनेस रिगार्डिंग बैंकिंग अमंग द मासेस, लोगों को बैंकिंग का नॉलेज और इंफॉर्मेशन मिले। इन द प्रेजेंट टाइम आरबीआई मैनेजेस द प्राइम मिनिस्टर्स जनधन योजना। ये तुम लोग को मालूम हो तो गवर्नमेंट ने जनधन योजना डीमोनेटाइजेशन से कुछ 1 साल पहले 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने इसकी अनाउंसमेंट की थी, जहां पे 0 बैलेंस से तुम्हारा अकाउंट खुलेगा, उस अकाउंट में 5,000 रुपए तक का तुम लोग को ओवरड्राफ्ट मिलेगा, इतनी तुम्हें लोन मिलेगी। इसमें बहुत सारे अकाउंट्स गवर्नमेंट ने ओपन करवाए थे। आरबीआई ऑल्सो वर्क्स टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ कस्टमर्स। यहाँ पे कस्टमर्स मतलब जागो ग्राहक जागो वाला नहीं, यहाँ पे कस्टमर्स कौन से हैं? डिपॉजिटर्स। डिपॉजिटर्स आर द कस्टमर्स ऑफ बैंक, बोरोवर्स आर ऑल्सो द कस्टमर, उनके साथ भी चीटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है। It publishes all types of banking related information and statistics as well as experts articles in order to promote research relating to banking and monetary improvement in the country। आरबीआई बैंकिंग के रिलेटेड सारा डेटा पब्लिश करेगा। जैसे कि समझ लो मैंने तुम लोग को एक चीज बताई थी कि टोटल बैंक की लोन, बैंक में डिपॉजिट से 130 लाख करोड़ की, बैंक ने लोन दी है 100 लाख करोड़ की, और टोटल कैश करेंसी सर्कुलेशन में 21 लाख करोड़। अभी तुम लोग को लगा होगा कि मेरे को कैसे मालूम, मैं गिनने तो गया नहीं हूं, डिस्पाइट बीइंग अ सीए, मेरे को क्या, हर बैंक की थोड़ी इंफॉर्मेशन मेरे पास होगी। ये सारा डेटा आरबीआई पब्लिश करता है। आरबीआई की वेबसाइट पे जाके तुमको जितना चाहिए ना उतना डेटा मिल सकता है। मैं तो एडवाइस करूंगा एक बार फ्री हो तो आरबीआई की वेबसाइट पे टॉगल करना, मालूम पड़े ना पड़े, जितना मालूम पड़े, कुछ दिमाग में, जिंदगी में, बुद्धि में तो घुसेगा कि ऐसा कुछ भी होता है। समझ में आ रहा है? बाकी तो तुम्हारी इच्छा। ऑन द आरबीआई वेबसाइट पीपल कैन गेट फ्री एक्सेस टू सच इंफॉर्मेशन। पैसा नहीं लेंगे तुम, पैसा लेंगे तो देखेगा भी कौन। मतलब आरबीआई की वेबसाइट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। चलो ना हम लोग ही देखते हैं उसमें क्या है। ये क्या हुआ? इंटरनेट। ये देखो आरबीआई की वेबसाइट है, इस पे सब कुछ है, होम, अबाउट अस, नोटिफिकेशन, प्रेस रिलीजेस। आरबीआई गवर्नर ने कोई प्रेस रिलीज की, स्पीचेस, पब्लिकेशंस, पब्लिकेशन में जितनी पब्लिकेशन, एनुअल, हाफ ईयरली, ये सब कुछ है, लेक्चर्स, मिनी स्ट्रीट मेमोज, रिसर्च। ये देखो सारी रिसर्च जो आरबीआई ने करी है। फिर आरबीआई के सारे स्टेटिस्टिक्स, पब्लिक डेट, डेटाबेस ऑन इंडियन इकोनॉमी, डेटा रिलीजेस। फिर ये देखो मॉनेटरी पॉलिसी, इश्यूअर ऑफ करेंसी, फाइनेंशियल मार्केट, ये देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट, कस्टमर एजुकेशन, ये सारे फंक्शंस लिखे। बैंकर एंड डेट मैनेजर टू गवर्नमेंट, बैंकर टू बैंक, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स,
पॉलिसी रेट्स, रिजर्व रेशियो सब कुछ दिया हुआ है। देखो दिस इज द वेबसाइट ऑफ आरबीआई जहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये तो ठीक है, चलो तुम लोग फ्री हो तो देख लेना। चलो नाउ वी आर डन विथ द नॉन मॉनेटरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई, जिसमें क्या याद रखना है, सुशांत सिंह राजपूत चल रहा है आजकल, RIP, मे सुशांत सोल रेस्ट इन पीस। R फॉर रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शन, I फॉर इंक्लूजन। देखो इसमें फिनेंशियल याद रखोगे ना तो भूल जाओगे कि सर फिनेंशियल के बाद क्या, इंक्लूजन याद रखो तो याद आ जाएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट। और P फॉर प्रमोशनल फंक्शन, क्या याद रखना है, मे सुशांत शर्मा सोल रेस्ट इन पीस, RIP। R फॉर रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शन, I फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट and P for promotional function, RIP। चलो खत्म हुआ ये। Now we are on the last topic of this particular chapter, which is the monetary policy. Now the monetary policy is published by the Reserve Bank of India on a bi-monthly basis. Bi-monthly basis मतलब at the end of every 2 months RBI comes with a monetary policy. Now this monetary policy is a very extensive, very detailed version of various banking instruments. Now the basic objective of this monetary policy is to control the supply and demand, to balance the supply and demand of money into the economy। देखो क्या होगा, पैसा है, पैसों की डिमांड है, पैसों का सप्लाई है। अगर इकोनॉमी में ऐसा हो गया कि मनी का सप्लाई एक्सेसिवली बढ़ गया, मतलब सबके पास कैश पड़ी है, सबके पास कैश पड़ी है, कैश पड़ी है, कैश पड़ी है, कैश पड़ी है, तो क्या होगा कि लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ेगी तो कंट्री में इन्फ्लेशन हो जाएगा। मतलब जैसे ही सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगा कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? और अगर सप्लाई ऑफ मनी घट गया तो डिमांड घटेगी, डिमांड घटेगी तो प्राइसेस घटेगी, और प्राइसेस घटेगी तो सिचुएशन कौन सी आ जाएगी, मंदी वाली सिचुएशन आ जाएगी, डिप्रेशन वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो आरबीआई का काम क्या है, एक्सेस इन्फ्लेशन भी ना हो और एक्सेस डिप्रेशन भी ना हो। अब बैलेंस शुड बी मेंटेन बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, और ये आरबीआई बहुत सारे टूल्स से करेगा, जिसके लिए वो 2 टाइप के टूल यूज करेगा, क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स। ये सारे हम लोग को पढ़ने हैं। दिस इज अ वेरी एक्सटेंसिव एंड वेरी टेक्निकल टॉपिक, जिसको समझने के लिए दिमाग खुला रखना है, वरना कुछ मालूम नहीं पड़ेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पे बहुत डिटेल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स है। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आगे अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है ना उसमें आएगा पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब देश में कोई बंदे को खाना नहीं मिल रहा है तो वो पुअर है। उसमें कुछ ज्यादा समझने वाली बातें नहीं होती है, बहुत बेसिक्स होता है। लेकिन दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी टेक्निकल इन नेचर। दिस इज द क्रक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि तुम्हें समझ में आए कि पूरी देश की इकोनॉमी, देश में पैसा, देश की अर्थव्यवस्था किस तरह से मूव करनी है। जिसको इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट होगा ना, ये ध्यान से पढ़ोगे ना तो तुम्हारा दिमाग बहुत खुल जाएगा। तुम लोग किसी चीज को ब्रॉडर स्पेक्ट्रम से देखना समझोगे कि यार ये ऐसा हुआ तो इससे ऐसा होता है, ऐसा हुआ इससे ऐसा होता है। एक चीज से 10 चीजें कनेक्टेड होंगी, तो ध्यान से समझोगे तो बहुत मजा आएगा। पर्सनली स्पीकिंग आई लव दीज टॉपिक्स, मेरे को मजा आती है समझने में कि क्या होता है, कब क्या होता है। बहुत काम की चीजें हैं, बाकी समझना तो पड़ेगा ही, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। चलो मॉनेटरी पॉलिसी। In economic theory, monetary policy is the policy which regulates the demand of money and supply for money in the economy. Demand और supply दोनों को कंट्रोल करेगा, दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाएगा, उसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। इट इज एसेंशियल टू रेगुलेट दिस। किसको रेगुलेट करना है, डिमांड ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी। क्यों? एज एन इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। अगर ये रेगुलेट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर इम्बैलेंस क्रिएट हो गया तो दिक्कतें होंगी। कौन सी? कैन रिजल्ट इन इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब एक्सेसिव प्राइस राइज इन द इकोनॉमी, एक्सेसिव तेजी, और डिफ्लेशन मतलब एक्सेसिव मंदी। कैन इंपैक्ट द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया ना तो करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, ये बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। एंड डिस्टेबिलाइज द इकोनॉमी, और इकोनॉमी पूरी हिल जाएगी। समझ में आ रहा है? Hence monetary policy is also known as one of the stabilization policy. Stabilization क्यों? क्योंकि वो स्टेबल रखेगी इकोनॉमी को, इकोनॉमी में ज्यादा अप डाउन होने नहीं देगी, इन्फ्लेशन भी नहीं होने देगी एक्सेसिव, डिफ्लेशन भी ज्यादा नहीं होने देगी। Why? Because it will create a balance between demand of money and supply of money. समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल वे में मैंने तुम लोग को समझाया कि मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है। ठीक है? In earlier times, the purpose of monetary policy in India was more, पहले की बात हो रही है, अभी की नहीं, was to regulate the volume of money. वॉल्यूम ऑफ मनी मतलब देश में कितना पैसा घूम रहा है। आज भी थोड़ा बहुत सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव तो ये है ही। वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी इज नाउ नॉट इन द हैंड्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बाय बिकॉज नाउ द करेंसी रेट्स और द एक्सचेंज रेट्स आर सब्जेक्ट टू फ्री मार्केट एंड नॉट रेगुलेटेड एंड नेचर ऑफ मनी। इन द प्रेजेंट टाइम्स द मॉनेटरी पॉलिसी इज यूज्ड मोर फॉर क्रेडिट क्रिएशन। ये सब कुछ क्रेडिट क्रिएशन के लिए हो रहा है कि देश में इकोनॉमी में पैसों का सप्लाई
और पैसों का फ्लो अल्टीमेटली बढ़े और इकोनॉमी बड़ी हो। क्रेडिट क्रिएशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इकोनॉमी की साइज बड़ी हो, जीडीपी बड़ा हो, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी, जो पहले क्यों यूज होती थी, टू रेगुलेट वॉल्यूम ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी एंड नेचर ऑफ मनी। ये सब कुछ पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। नाउ इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ मनी और टू मेक क्रेडिट क्रिएशन इनटू द इकोनॉमी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक थियरी। अभी 3 डेफिनेशंस दी है मॉनेटरी पॉलिसी की, एटलीस्ट एक तो परफेक्ट याद रखनी है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी, एक एक करके शांति से एक एक शब्द पढ़ेंगे, एक एक शब्द समझेंगे, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूट द कॉन्शियस स्टेप्स। कॉन्शियस स्टेप्स मतलब ध्यान से समझ विचार के जो पगले लिए गए स्टेप्स अंडरटेकन बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी। मॉनेटरी अथॉरिटी मतलब आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी की पहली लाइन क्या कह रही है? मॉनेटरी पॉलिसी की पहली लाइन ये कह रही है कि ऐसे स्टेप्स जो कॉन्शियसली आरबीआई ले रहा है, ऐसे स्टेप्स जो कॉन्शियसली आरबीआई ले रहा है, किसके लिए? Which brings about change in stock of money. Stock of money मतलब पैसा ज्यादा होना चाहिए इकोनॉमी में या कम होना चाहिए? सर वो आरबीआई किस तरह से डिसाइड करेगा बेटा, वो अभी हम लोग को नीचे पढ़ना ही है। सोर्स और जनरेशन ऑफ मनी मतलब पैसे कहां से आ सकते हैं, वो भी बात। एंड कॉस्ट ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ मनी मतलब इंटरेस्ट रेट। तुम लोग को 50 लाख रुपया चाहिए, अभी तुम्हारे पास नहीं है, वो चाहिए तो तुम बैंक से ले सकते हो, बट फॉर दैट यू नीड टू इनकर अ कॉस्ट एंड दैट कॉस्ट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो तुम लोग लोन कम लोगे और इंटरेस्ट रेट घटेगा तो तुम लोग लोन ज्यादा लोगे, क्योंकि ये खर्चा है। प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी और प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी। चैप्टर नंबर 3 ऑफ 11th स्टैंडर्ड, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? इट इज द कॉन्शियस स्टेप्स टेकन बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी व्हिच ब्रिंग अबाउट द चेंज इन स्टॉक ऑफ मनी, सोर्स और जनरेशन ऑफ मनी एंड कॉस्ट ऑफ मनी। स्टॉक ऑफ मनी मतलब देश में पैसा ज्यादा या कम, सोर्स और जनरेशन ऑफ मनी मतलब पैसा कहां से आ सकता है, एंड फाइनली द कॉस्ट ऑफ मनी व्हिच रेफर्स टू द इंटरेस्ट रेट। समझ में आ रहा है? तो ये आरबीआई इन 3 चीजों को लेकर जो स्टेप्स लेती है, इसे कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। सेकेंड, ये डेफिनेशंस अभी तुम लोग के दिमाग में एकदम क्लियर नहीं होंगी, आई एम वेरी क्लियर व्हेन सेइंग सो, क्योंकि जब हम क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स पढ़ेंगे तब तुम लोग को ये सारी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि दीज आर वेरी टेक्निकल टर्म्स, ये तुम लोगों ने जिंदगी में सोची भी नहीं होंगी, ठीक है। सेकेंड, द पॉलिसी विच इंटरेस्ट मतलब देती है, ऐसी पॉलिसी जो बहुत सारे टूल्स देती है, ऐसी पॉलिसी जो किसी बंदे को बहुत सारे टूल्स देती है। क्यों? ऑफ रेगुलेटिंग सप्लाई ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ एपेक्स बैंक। एपेक्स बैंक मतलब टॉप बैंक, वो कौन है? आरबीआई। विद द पर्पस ऑफ अचीविंग जनरल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। अभी ये डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ? ऐसी पॉलिसी जो आरबीआई को बहुत सारे टूल्स देती है। क्यों बहुत सारे टूल्स देती है? सप्लाई ऑफ मनी को रेगुलेट करने की, बढ़ाना सप्लाई या घटाना। ऐसी पॉलिसी जो आरबीआई को बहुत सारे टूल्स देती है टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी। क्यों? टू अचीव जनरल इकोनॉमिक वेलफेयर। इसको क्या कहा जाता है? मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। ऐसी पॉलिसी जो आरबीआई को बहुत सारे टूल्स देती है मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए, जिससे देश में जनरल इकोनॉमिक वेलफेयर हो, उसको क्या कहा जाता है? मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। ये सारी डेफिनेशंस पहले समझने की है, फिर ही याद रखनी है, वरना भूल जाओगे क्या लिखना है, ठीक है। थर्ड वन, इन सिंपल टर्म्स, देखते हैं कितना सिंपल है। द पॉलिसी अंडरटेकन बाय द एपेक्स बैंक यानी आरबीआई फॉर रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ मनी, ये ऊपर वाला ही रिपीट हुआ। इन ऑर्डर टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हमने देखा कि इट इज अ स्टेबिलाइजेशन पॉलिसी कीपिंग इनटू कंसीडरेशन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। ऐसी पॉलिसी जो आरबीआई बनाएगा मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए, क्यों? जिससे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, जिसके 2 अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। तो ये 3 डेफिनेशंस मॉनेटरी पॉलिसी की है। फिर से एक बार तीनों बता देता हूं। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब कॉन्शियस स्टेप्स जो आरबीआई ले रहा है, किसके बारे में? स्टॉक ऑफ मनी के बारे में, सोर्स और जनरेशन ऑफ मनी के बारे में और कॉस्ट ऑफ मनी के बारे में, ठीक है। सेकेंड वन इज ऐसी पॉलिसी जो आरबीआई के हाथ में बहुत सारे टूल्स देगा टू कंट्रोल और रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी। क्यों? टू अचीव जनरल इकोनॉमिक वेलफेयर। और तीसरा क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी यानी ऐसे स्टेप्स जो आरबीआई ले रही है जिससे देश में स्थिरता मेंटेन हो, टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। दीज आर द 3 डेफिनेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मुश्किल है थोड़ी, लेकिन याद तो रखनी पड़ेंगी। अभी मॉनेटरी पॉलिसी समझ में आ गया,
कि जिससे देश में सप्लाई ऑफ मनी को आरबीआई रेगुलेट कर सके। डिमांड ऑफ मनी लोगों के हाथ में, देखो डिमांड, लोगों को पैसों की रिक्वायरमेंट ज्यादा है कम है वो तो लोगों का ऑब्जेक्टिव है। अभी सप्लाई किस तरह से करना है वो आरबीआई के हाथ में। देखो मैं एग्जाम में तुम लोग के मार्क्स किस तरह से कंट्रोल कर सकता हूं, समझ लो। नाउ आई एम कमिंग टू प्रैक्टिकल टर्म्स। एक चीज होती है तुम्हारे हाथ में, एक चीज होती है मेरे हाथ में। तुम्हारे हाथ में क्या होता है कि तुम लोग कितनी मेहनत करो, ज्यादा पढ़ो, कम पढ़ो, मीडियम पढ़ो, ना पढ़ो, कुछ भी करो। और मेरे हाथ में क्या होता है कि मैं पेपर कितना टफ बनाऊं। अभी यहां पे मैं आरबीआई हूं, तुम लोग पीपल हो, तुम लोग कॉमन मैन हो। तुम्हारे हाथ में है डिमांड ऑफ मनी की पैसा ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, कितना चाहिए, वो तुम्हारे हाथ में, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं अपने सप्लाई ऑफ मनी वाले एंगल से कि देश में पैसा मैं ज्यादा डाल रहा हूं या कम डाल रहा हूं, उसकी वजह से तुम्हारी डिमांड पे भी इंपैक्ट डाल सकता हूं। जैसे कि तुम लोग ज्यादा पढ़ के आए हो, बहुत ज्यादा पढ़ के आ रहे हो, लेकिन प्रीलिम में मेरे को तुमको दिखाना है कि तुमको कुछ नहीं आ रहा, तुम्हारे अंदर अभिमान नहीं आ जाना चाहिए। तुम लोग को लास्ट 2 महीने में ऐसा नहीं आना चाहिए कि हमको तो सब आता है, क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा लग गया तो तुम लोग बोर्ड में कुछ नहीं पढ़ने वाले। तो मैं क्या करूंगा, तुम लोग कितनी भी प्रिपरेशन करके आओ, मैं ऐसा पेपर बनाऊंगा, ऐसा पेपर बनाऊंगा, ऐसा पेपर बनाऊंगा कि तुम लोगों को बहुत कुछ नहीं आएगा। तो एट द एंड तुमने पढ़ा, लेकिन अल्टीमेटली पावर किसके हाथ में, मेरे हाथ में, तुम लोग को मार्क्स नहीं आएंगे। तो लोगों के पास कुछ भी डिमांड ऑफ मनी हो, बट आरबीआई अपने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स मॉनेटरी पॉलिसी के उससे सप्लाई ऑफ मनी को इस तरीके से रेगुलेट करेगा कि उसका ऑब्जेक्टिव वो अचीव कर ले, कि देश में किस तरह से इकोनॉमी को मूव करना है वो आरबीआई अचीव कर सकता है। समझ में आ रहा है? सो नाउ वी आर अबाउट ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी एक्सप्लेन्ड एज क्वांटिटेटिव मेजर्स, जिसको कहा जाता है जनरल मेजर्स जो आरबीआई लेती है। और क्वांटिटेटिव के साथ दूसरा कौन सा होगा, क्वालिटेटिव मेजर्स, सिलेक्टिव मेजर्स। जनरल मेजर्स है और सिलेक्टिव मेजर्स है। जनरल मेजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेक्टिव मेजर्स आल्सो आरबीआई टेक्स। अभी ये क्वांटिटेटिव मेजर्स 5 मार्क में पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और टेक्निकल भी है बहुत, ठीक है। The quantitative measures are aimed at impacting the entire economy in a general और common way। मतलब ये पूरी इकोनॉमी को सिमिलर वे में अप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि समझ लो कि मैं पूरी बैच है उसके 3 डिवीजन कर रहा हूं, कि एक ऐसे बच्चे की जिनसे मैं A1 ग्रेड एक्सपेक्ट कर रहा हूं। समझ लो कि अपनी 75 की क्लास है, उसमें से मेरे को 15 बच्चे ऐसे लग रहे हैं कि इनको ऐसा पेपर देते हैं कि ये लोग सब कुछ पढ़ के आए प्रॉपरली, इनका A1 ग्रेड आना चाहिए। दूसरे 70 to 85% वाले, जिनको मैं चाहता हूं कि ये लोग 10% इनका रिजल्ट बढ़े। और लास्ट वाले है कि जिनसे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कुछ ना कुछ इनमें भी इंप्रूवमेंट हो। तो मैं क्लास को 3 वेज में डिवाइड कर दूं तो वो सिलेक्टिव मेजर्स हो गए, कि इस पे ये टेक्निक अप्लाई, इस पे ये टेक्निक अप्लाइड और इस पे ये टेक्निक अप्लाइड। लेकिन क्वांटिटेटिव मेजर क्या मतलब, सबका पेपर एक, सबके लिए सिमिलर वे होगी। ऐसा नहीं कि रिच क्लास के लिए ये, पुअर क्लास के ये, कॉमर्शियल बैंक के लिए ये, सबके लिए सेम बात जो होगी वो क्वांटिटेटिव मेजर्स। एंड हेंस दीज आर आल्सो कॉल्ड द जनरल मेजर्स, ठीक है। अभी कई बार ऐसा भी पूछना जनरल मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, तो ये मत सोचना कि ऐसा तो कुछ पढ़ाया नहीं है। क्वांटिटेटिव मेजर्स आल्सो मींस जनरल मेजर्स। अभी इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 मेजर्स है। ये 7 में से तुम लोग को कुछ मालूम नहीं होगा। ये अभी जो 2-2.5 पेज पढ़ने वाले हैं, तुम लोग को इसमें कुछ मालूम नहीं होगा, कुछ भी, सब नया है तुम्हारे लिए, ध्यान से पढ़ना है। अभी आज हम लोग है ना ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 करेंगे, बाकी के कल के वीडियो में करेंगे। तो आज हम लोग जो कर रहे हैं वो तुम लोग एक बार पढ़ पाओ। आज मैं ज्यादा नहीं करवाऊंगा, टाइम है, बट आई एम नॉट इंसिस्टिंग कि सब कुछ आज कर ले, क्योंकि जितना पढ़ा वो तुम लोग को समझ में भी आना चाहिए। तो आज जो करवा रहा हूँ वो 2 बार ध्यान से पढ़ना, कुछ डाउट हो तो मेरे को पूछ लेना, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और मुश्किल भी है। बाकी अभी जो पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर है वो उसमें कुछ चलेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। वी आर ऑन बैंक एक्ट, ठीक है। एक होता है कॉमर्शियल बैंक, सीबी कॉमर्शियल बैंक, दूसरा होता है आरबीआई, ठीक है। अभी आरबीआई के पास बहुत सारा पैसा पड़ा है, आरबीआई नोट्स प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अभी कॉमर्शियल बैंक को कभी भी पैसों की जरूरत पड़ी तो आरबीआई उसको पैसा देगा। आरबीआई इज गिविंग अ लोन टू कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। आरबीआई अगर कॉमर्शियल बैंक को क्या दे रहा है दोस्तों, लोन दे रहा है, तो सामने कॉमर्शियल बैंक हैज टू पे व्हाट टू आरबीआई, सर इंटरेस्ट पे करना है। चलो मानते हैं। अभी आरबीआई का मेन धंधा क्या है इन मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन भी ना हो और डिप्रेशन भी ना हो, सिचुएशन स्टेबल रहनी चाहिए, ठीक है।
अभी समझ लो कि देश में बहुत सारा पैसा घूम रहा है, सबके पास पैसा पड़ा है, देश में एक्सेसिव इन्फ्लेशन हो रहा है, सबकी चीजों के भाव बढ़ते जा रहे। आरबीआई को चाहिए कि देश में पैसों का सप्लाई कम हो। आरबीआई क्या करेगा, चलो सोचते हैं। आरबीआई क्या बोलेगा पता है? समझ लो कि आरबीआई अभी बैंक से 6% इंटरेस्ट रेट ले रहा है लॉन्ग टर्म लोन पे, ठीक है। आरबीआई ने बैंक को फोन करके बोला कि भाई अब से तुमसे मैं 10% इंटरेस्ट लूंगा। तो बैंक वाला क्या बोलेगा, पागल हो गया है बे, ऐसे नहीं देंगे हम लोग। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता। अभी चाहिए तो 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वरना पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो। तो अभी कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेगा कि नहीं लेगा? सर चलो मान लेते हैं कि लेगा, चलो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ले लेगा लोन, तो 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अभी कॉमर्शियल बैंक है, वो अपना पैसा घर पे नहीं रखने वाली है, वो किसको लोन देगी? लोगों को वो लोन देगी, सामने लोग उसको इंटरेस्ट देंगे। अभी तुम लोगों ने इकोनॉमिक्स में एक चीज पढ़ी है कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। तो अगर बैंक इंटरेस्ट ज्यादा लेगी तो लोग लोन कम लेंगे। अगर बैंक में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा ना तो लोगों की लोन की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों को एट द एंड ऑफ द डे इतना इंटरेस्ट पे करना है। तो क्या होगा कि ये वाला जो बंदा है, अगर बैंक 10% पे ले रही है तो बैंक 12-13% पे इसको देगी। तो ये बोलेगा कि मेरे को लोन नहीं चाहिए, चलो ये लोन नहीं ले रहा। तो बैंक अपने घर पे तो पैसा रखने वाली नहीं है, तो बैंक ये समझ लो नहीं ले रहा है। मैं ऐसा बोल रहा हूं, या तो कम ले रहा है या तो नहीं ले रहा है। तो कॉमर्शियल बैंक भी आरबीआई को क्या बोलेगी, यार मैं पैसा थोड़ी घर पे रखूंगा, मेरे को भी लोन मत दो या तो कम दो। ठीक है, चलो ये समझ में आया, ये किस तरह से हुआ। तो आरबीआई समझ लो पहले 100 रुपए की लोन कॉमर्शियल बैंक को दे रहा था, अभी कॉमर्शियल बैंक सिर्फ 50 रुपए की लोन ले रहा है आरबीआई से। तो वो लोगों को लोन दे भी कितने तक की सकेगा, 50 रुपए की। तो जो पहले मार्केट में 100 रुपए घूम रहे थे उसकी जगह अब कितना रुपया घूमेगा, 50 रुपया। तो मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ गया कि कम हो गया? कम हो गया। अगर मार्केट में मनी का फ्लो कम होगा तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। अगर डिमांड घटेगी तो प्राइस भी घटेगी, तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। चलो एक बार पढ़ते हैं, फिर से एक बार समझाऊंगा। बैंक रेट, When commercial banks have shortage of funds, they borrow from the RBI। मतलब अगर कॉमर्शियल बैंक के पास पैसों की किल्लत है तो वो आरबीआई का दरवाजा खटखटाएंगी। The rate at which RBI lends to the commercial banks for long term is called the bank rate। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को जिस रेट पे लोन दे रहा है उसको क्या कहा जाता है? बैंक रेट। मतलब कॉमर्शियल बैंक से जो इंटरेस्ट रेट वसूला जा रहा है उसको कहा जाता है बैंक रेट। If the bank rate is increased, मतलब अगर आरबीआई ने प्राइस बढ़ा दी, बैंक रेट को तुम लोग प्राइस समझ लो, अगर आरबीआई ने प्राइस बढ़ा दी तो डिमांड कम हो जाएगी। चलो, कॉमर्शियल बैंक विल बोरो लेस एज इट इज एक्सपेंसिव टू बोरो। तो कॉमर्शियल बैंक कम ही लोन लेंगे, क्यों? क्योंकि अभी लोन लेना महंगा हो गया। ठीक है, व्हेन दे बोरो लेस अमाउंट्स एंड एट हायर रेट, मतलब पैसा कम लिया है हायर इंटरेस्ट रेट पे, तो वो लोग लोन भी कम देंगे और वो भी हायर इंटरेस्ट रेट पे देंगे। दे गिव लेसर अमाउंट ऑफ लोन्स एंड एट हायर रेट्स टू द जनरल पब्लिक। मतलब कम लोन ली, ज्यादा ब्याज पे कम लोन ली, तो अभी देंगे भी कम लोन और देंगे भी हायर रेट पे लोगों को। एंड व्हेन पीपल गेट फ्यूअर लोन्स, मतलब अगर लोगों के हाथ में कम लोन आई तो लोगों के हाथ में पैसा कम हो गया। देयर डिमांड फॉर सर्टन गुड्स एंड सर्विसेज फॉल्स। मतलब अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हारे पास डिमांड कम हो जाने वाली है। ठीक है, ऑन द होल देयर इज लेस क्रिएशन ऑफ मनी, मतलब देश में पैसा घूमना कम हो गया। पैसा घूमना कम हो गया तो क्या हो गया, देश में गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कम हो गई और सर्कुलेशन ऑफ मनी भी कम हो गया। समझ में आ गया? When the economy is under the grip of inflation, bank rate is increased to control inflation। मतलब जब देश में इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, पैसों का एक्सेसिव सप्लाई मार्केट में है, तब आरबीआई क्या करेगा, बैंक रेट बढ़ा देगा, जिससे बैंक कम लोन लेगी। बैंक कम लोन लेगी तो बैंक कम लोन देगी, बैंक कम लोन देगी तो लोगों के पास कम पैसा आएगा, लोगों के पास कम पैसा आएगा तो लोगों की डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम हो जाएगी, और अगर लोगों की डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम हो जाएगी तो देश में इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। समझ में आ रहा है? आरबीआई कैन नॉट कम एंड टेल टू द पीपल कि यार तुम लोग कम चीजें खरीदो, वो जो करना चाहते हैं वो करेंगे, आरबीआई अपना काम करेगी। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे बिना लोगों को कुछ बोले आरबीआई ने अपना काम कर लिया, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया। समझ में आ रहा है? अभी दोस्तों कई बार क्या होता है, ये एक सिचुएशन हुई, दूसरी सिचुएशन क्या होगी पता है, कि देश में पैसों का फ्लो कम हो गया है, देश में पैसा ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है किसी चीज की, तो बहुत मंदी आ गई है। तो इस सिचुएशन में आरबीआई क्या करेगा पता है, आरबीआई पैसों का सप्लाई बढ़ाना चाहता है। आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक और पीपल,
अभी इस सिचुएशन में समझ लो, पहले बैंक रेट 60% चल रहा था, आरबीआई बैंक को 7% पे दे रही थी। अभी आरबीआई ने क्या बोला, बैंक तू इधर 4% पे पैसा ले जा, मजा कर तू यार। तो बैंक आरबीआई से कम लोन लेगी कि ज्यादा लोन लेगी? प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो आरबीआई से कॉमर्शियल बैंक ज्यादा लोन लेगी लोअर रेट पे। अभी कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा आ गया, वो कॉमर्शियल बैंक लोगों को ही देने वाली है। अगर लोन ज्यादा लेगी तो लोन ज्यादा देगी, अगर लोन ज्यादा दी तो लोगों के हाथ में, पीपल के हाथ में पैसों का सप्लाई बढ़ गया। अगर लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, और अगर डिमांड बढ़ गई तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन, तो जो मंदी की सिचुएशन है वो कंट्रोल में आ जाएगी। समझ में आ रहा है? आरबीआई ने अगर बैंक रेट घटाया तो कॉमर्शियल बैंक विल बोरो मोर। इफ कॉमर्शियल बैंक विल बोरो मोर, पीपल इट विल लेंड ऑल्सो मोर। तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो लोगों को डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाएगी, और अगर लोगों की डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ गई तो देश में मंदी की सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। मतलब दो चीजें होती है, एक होती है इन्फ्लेशन, दूसरी होती है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन में आरबीआई क्या करेगा, पैसों का सप्लाई घटाना चाहता है, उसको क्या करना है, डिमांड कम करनी है, तो वो क्या कर देगा, प्राइस अप कर देगा। प्राइस अप मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। और डिफ्लेशन में आरबीआई को क्या चाहिए कि डिमांड बढ़नी चाहिए। डिमांड बढ़ाने के लिए क्या घटानी पड़ेगी, प्राइस घटानी पड़ेगी। प्राइस रेफर्स टू द इंटरेस्ट रेट। मतलब इन टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन आरबीआई विल इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट which will act as a disincentive for the banks to borrow। बैंक कम लोन लेगी तो बैंक कम लोन देगी, लोगों के पास कम पैसा आएगा तो लोगों की डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज घट जाएगी कि, और मार्केट में पैसों का सप्लाई घट जाएगा, तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। डिफ्लेशन में क्या होगा, लोगों के पास पैसा नहीं है, आरबीआई लोगों को पैसा देना चाहती है, तो इंटरेस्ट रेट कम करेगी तो बैंक ज्यादा लोन लेगी, बैंक ज्यादा लोन लेगी तो बैंक ज्यादा लोन देगी, तो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो लोगों को खुजली होगी, वो लोग ज्यादा डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे, तो मार्केट में मनी का सप्लाई बढ़ जाएगा, तो डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। समझ में आ रहा है? ये जो लिखा है ना, ये याद ही नहीं रखना है तुम लोग को। अगर जैसे मैं समझा रहा हूं इस तरह से तुम लोग पूरी पैटर्न समझ लो तो तुम लोग को इसमें कुछ याद ही नहीं रखना है। बहुत सिंपल चीज है, लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो ये रटना पॉसिबल ही नहीं है, कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा, एक का दूसरा लिख दोगे। ये समझ के करना है, ठीक है? When supply of money is higher than demand for money, there is inflation, and hence reducing money supply helps in reducing inflation. And if supply of money is lower than demand of money, अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो क्या होगा, देयर इज डिप्रेशन। ठीक है, तो डिप्रेशन में उल्टा प्रोसेस आरबीआई अडॉप्ट करेगी, उसमें वो क्या कर देगी, बैंक रेट कम कर देगी। ठीक है, अभी ये जो क्वेश्चन है ये कई बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। आरबीआई या तो बैंक रेट को हाई रख सकती है या तो बैंक रेट को लो रख सकती है। दो पॉलिसी होती है आरबीआई के पास। द पॉलिसी ऑफ कीपिंग द बैंक रेट वेरी लो इज कॉल्ड द चीप मनी पॉलिसी। बैंक रेट को अगर तुम लोग लो रख रही है आरबीआई तो उसको क्या कहा जाता है, चीप मनी पॉलिसी। चीप मनी मतलब, चीप मतलब किसी चीज को सस्ते में तुम्हें मिल रही है, उसको क्या कहा जाता है, चीप मनी। मतलब अगर देश में पैसा या क्रेडिट लोअर रेट पे अवेलेबल है तो उसको क्या कहा जाता है, चीप मनी पॉलिसी। एंड द पॉलिसी ऑफ कीपिंग बैंक रेट वेरी हाई, अगर तुम लोग बैंक रेट बहुत हाई रख रहे हो तो उसको क्या कहा जाता है, डियर मनी पॉलिसी। डियर मतलब कोई चीज हमें बहुत महंगी या प्रिय लग रही है, उसको क्या कहा जाता है, डियर मनी पॉलिसी। Two policies that can be adopted by RBI, one is the cheap money policy, second is dear money policy। cheap money policy मतलब क्रेडिट को सस्ता कर दो, सबको लोन देते जाओ, और डियर मनी पॉलिसी मतलब उस चीज की अहमियत बढ़ा दो, उस चीज को महंगा कर दो और इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो। अभी देखो डिफ्लेशन की सिचुएशन में आरबीआई क्या करेगा, ज्यादा लोन देगा, तो यहां पे वो जो पॉलिसी अडॉप्ट करता है उसको क्या कहा जाता है, चीप मनी पॉलिसी। देते जाओ लोन, रेट कम करो, लोन देते जाओ। और इन्फ्लेशन की सिचुएशन में पैसा कम देना है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो और लोगों के लिए पैसे या क्रेडिट को महंगा कर दो, उसको क्या कहा जाता है, डियर मनी पॉलिसी। अभी ऐसा फिक्स नहीं है कि हर टाइम डियर मनी अच्छा है, चीप मनी अच्छा है, जैसी कंट्री की सिचुएशन उस हिसाब से काम करना है। जैसे कि समझ लो दोस्तों, अभी मार्केट में मंदी चल रही है तो यहां पे आरबीआई को कौन सा यूज करना चाहिए, चीप मनी पॉलिसी। समझ में आ रहा है? और अभी मैं तुम लोग को एक चीज भी बताऊंगा जिससे तुम्हारे माइंड में थियरी क्लियर हो जाएगी। चलो अभी ये देखो, ट्रेंड्स ऑफ बैंक रेट इन इंडिया। 1953 एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस बैंक रेट वाज 3.5%। 1981 में ये 10% हो गया। 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के टाइम पे 12% बैंक रेट था। 2016 में 7% था। अभी क्या चल रहा है, 2020 में आरबीआई का ये जो अपना
बैंक रेट है लास्ट पॉलिसी में वो था 4.25%, कितना हो गया 4.25%। ये तो देखो बहुत पुराना डेटा नहीं, सिर्फ 4 साल के अंदर रेट ऑलमोस्ट आधा हो गया। इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट रेट कम हो गया। इंटरेस्ट रेट कम क्यों किया, ताकि लोगों के पास पैसा ज्यादा है। तो आरबीआई अभी कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रहा है, देखो दोस्तों, चीप मनी पॉलिसी। क्यों, क्योंकि आरबीआई विशेष की लोगों के पास पैसा ज्यादा है, तो अभी मार्केट में जो मंदी चल रही है वो दूर हो जाए। लेकिन अगर तेजी होती तो आरबीआई क्या करता है, डियर मनी पॉलिसी। समझ में आ रहा है। सो दीज आर द रेट्स, ये याद रखना है। 2016 में 7%, बाकी का याद रहे तो अच्छा, ना रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये याद रखना ही है, ठीक है। Now, RBI has stopped using bank rate as an instrument to regulate money supply since last few years. कम हो गया इसका यूजेज। Why? Because this is for long term. यहां पे देखो खास शब्द ये तो लिखना ही है, इट इज फॉर लॉन्ग टर्म। अभी लॉन्ग टर्म का यूजेज कम हो गया, शॉर्ट टर्म मेजर ज्यादा यूज हो रहे हैं, ठीक है। एंड इज यूजिंग रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इंस्टेड, ये जो नीचे दिए। क्यों, क्योंकि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट शॉर्ट टर्म के रेट से, चीज दोनों सेम है। ये शॉर्ट टर्म के लिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए। और आजकल चीजें शॉर्ट टर्म वाली ज्यादा चल रही है, क्योंकि आज फास्ट फूड का जमाना है। बैंक रेट इज अ रेट फॉर लॉन्ग टर्म एंड हेंस कैन नॉट बी चेंज्ड इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड। बैंक रेट लॉन्ग टर्म का रेट है, मतलब उसको तुम लोग बहुत शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आरबीआई ने इसको यूज करना कम कर दिया है। एज अगेंस्ट इट वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को ज्यादा यूज कर रहा है। व्हाई? बिकॉज दे आर शॉर्ट टर्म रेट्स। While repo rate and reverse repo rates can be altered in very short periods and thus they help to regulate money supply in the short term. मतलब यहाँ पे काम करना आसान हो जाता है। Why? Because these are for short term और ये long term के लिए। So this is bank rate। समझ में आ रहा है। बैंक रेट क्या हुआ, चलो अभी एक बार बैंक रेट ऊपर की बुक को शिफ्ट कर देते हैं और बैंक रेट याद रखने की कोशिश करते हैं। बैंक रेट क्या है, द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म इज नोन एज बैंक रेट, ठीक है। अभी दो चीजें कर सकती है आरबीआई, या तो बैंक रेट को बढ़ा सकती है या तो बैंक रेट को घटा सकती है। इन्फ्लेशन की सिचुएशन में आरबीआई क्या करेगी, बैंक रेट को बढ़ा देगी। बैंक रेट बढ़ा देगी तो बैंक लोन कम लेगी, बैंक लोन कम लेगी तो बैंक लोन कम देगी, बैंक लोन कम देगी तो लोगों के हाथ में पैसों का सप्लाई घटेगा, पैसों का सप्लाई घटेगा तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कम होगी, तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। एज ओपोज टू इट, अगर डिप्रेशन की सिचुएशन है, मंदी है, तो आरबीआई क्या करेगा, बैंक रेट को कम कर देगा, जिससे लोगों के हाथ में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाए। दो पॉलिसी होती है, एक है चीप मनी पॉलिसी, एक है डियर मनी पॉलिसी। चीप मनी पॉलिसी मतलब इंटरेस्ट रेट को कम रखो और लोगों को सस्ते इंटरेस्ट पे लोन दो। डियर मनी पॉलिसी मतलब इंटरेस्ट रेट, बैंक रेट हाई कर दो और लोगों को हायर इंटरेस्ट पे लोन दो। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि हमें क्या रखना है। एट प्रेजेंट इन 2016 बैंक रेट वाज 7%, ठीक है। Now bank rate is an instrument which is used for long term and not for short term. Reason why इसका usage कम हो गया है। Now short term measures like repo rate and reverse repo rate are used more because they can be changed immediately in short period of time. समझ में आ रहा है? चलो, so this was about bank rate. अभी हम लोग बात करते हैं, चलो ना आज के लिए इतना ही रखते हैं। रेपो रेट से अपने कल करेंगे, आज अपन ने सिर्फ इतना किया, नॉन मॉनेटरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंक रेट। कल के वीडियो में दोस्तों बाकी का सब कुछ करके चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे। कल अपने अराउंड 2 पेजेस बाकी है, दैट वी विल ट्राई टू कंक्लूड। जितना आज करवाया वो एक बार ध्यान से पढ़ लेना, दिस इज वेरी टेक्निकल एंड इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।